Socialism in Europe and the Russian Revolution. 4.1 The Civil War. जब बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया तो उस समय रशियन आर्मी जो है वो ब्रेकअप होना शुरू हो गई, टूटनी शुरू हो गई, क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो ज्यादातर पीजेंट्स थे। वो अपने घरों को जाना चाहते थे ताकि वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट ले सकें, जमीनों पर कब्जा कर सकें, और इसलिए उन्होंने आर्मी छोड़ दी और वो अपने गांव जाने लगे। नॉन बोल्शेविक, सोशलिस्ट, लिबरल और जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे उन्होंने बोल्शेविक अपराइजिंग को कंडेम किया, अक्टूबर रिवॉल्यूशन की आलोचना की। उनके जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया की तरफ चले गए और उन्होंने ट्रुप्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, सेना को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि वो बोल्शेविक से लड़ सकें। तो जो बोल्शेविक्स थे वो रेड कलर की यूनिफॉर्म पहनते थे। 1918 और 1919 के समय जो ग्रीन्स थे, मतलब सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहनते थे, और जो प्रो जारिस्ट थे वो व्हाइट यूनिफॉर्म पहनते थे। तो ग्रीन्स और व्हाइट्स, इनका ज्यादातर रशियन एम्पायर पे कब्जा था और इन्हें फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश, इसके साथ ही जैपनीज ट्रुप का भी सपोर्ट मिला हुआ था, क्योंकि ये जो सारी कंट्रीज थी ये रशिया में सोशलिज्म के ग्रोथ से बहुत ज्यादा परेशान थी। जैसे जैसे इन ट्रुप्स और बोल्शेविक के बीच में सिविल वॉर चलता रहा, उस समय रशिया में जो था ये लूटमार, डकैती और भुखमरी ये काफी कॉमन हो चुका था। व्हाइट्स में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने जमीनों पर कब्जा करने वाले जो किसान थे उनके साथ काफी कठोर कदम उठाया, जिसके कारण जो नॉन बोल्शेविक्स थे उनका सपोर्ट पब्लिक में तेजी से कम होने लगा और जनवरी 1920 आते आते जो फॉर्मर रशियन एम्पायर था इसके ज्यादातर पार्ट्स में बोल्शेविक्स का कंट्रोल स्टैब्लिश हो चुका था। उन्हें इसलिए भी सक्सेस मिला क्योंकि उन्हें नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड जो मुस्लिम जद्दिसिस्ट थे उनका सपोर्ट मिला हुआ था। जहां पर रशियन कॉलोनिस्ट खुद ही बोल्शेविक्स के सपोर्टर बन गए थे या खुद बोल्शेविक बन गए थे, वहां पर यह कोऑपरेशन कोई काम नहीं आया। जैसे खीवा जो कि सेंट्रल एशिया में है, यहाँ पर बोल्शेविक कॉलोनिस्ट इन्होंने लोकल नेशनलिस्ट को लार्ज स्केल पे मार दिया सोशलिज्म को डिफेंड करने के नाम पर। और इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट जो है वो करना क्या चाहती है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ज्यादातर जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज थे उन्हें जब यूएसएसआर में इंक्लूड किया गया तो उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मींस दे वर गिवन द राइट टू गवर्न देयर ओन एरिया। और ये जो बोल्शेविक्स थे इन्होंने रशियन एम्पायर का नाम बदल के 1922 में रशियन एम्पायर और नॉन रशियन नेशनैलिटीज को मिला करके यूएसएसआर नाम का एक नया
जो देश है उसको क्रिएट किया था, या हम कह सकते हैं कि रशियन एम्पायर का नाम बदल के यूएसएसआर कर दिया था दिसंबर 1922 में, और इसमें नॉन रशियन नेशनैलिटीज को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई। लेकिन इसके साथ ही जो बोल्शेविक्स थे, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को फोर्स किया, कई हार्श लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए, अनपॉपुलर पॉलिसीज जो है उसको फॉलो करने के लिए, जैसे नॉमिडिज्म दैट वाज डिस्करेज्ड। ये जो नेशनैलिटीज थे, यहाँ पर जो नॉमेडिक ट्राइब्स थे, इनको फोर्स किया गया कि अपना जो लाइफस्टाइल छोड़ करके परमानेंट जो सेटल पॉपुलेशन है उनके साथ एक जगह पर बस जाए। और इस तरह से जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज थे, उनके कॉन्फिडेंस, उनके सपोर्ट को विन करने का जो बोल्शेविक्स का कोशिश था, वो एक हद तक ही या कुछ हद तक ही सक्सेसफुल हो पाया। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सिविल वॉर के समय जो बोल्शेविक्स थे, इन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज किया। कहने का मतलब इंडस्ट्रीज और बैंक्स जो थे, इनका ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इन्होंने किसानों को, जिन किसानों ने नोबल्स की जमीनों पे कब्जा किया था या जिन लैंड को सोशलाइज किया गया था, उन जमीनों पर किसानों को खेती करने की परमिशन दे दी। और इस तरह से जो बोल्शेविक्स थे, इन्होंने कब्जे वाली जमीन जो थी, कन्फिस्केटेड लैंड, उसको यूज किया ये दिखाने के लिए कि कलेक्टिव वर्क क्या होता है। सेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए भी एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया। जो ऑफिशियल्स थे, वो ये एसेस करते थे कि किस तरह से इकोनॉमी जो है ये वर्क करेगी, और इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, इसके लिए 5 ईयर पीरियड के लिए टारगेट सेट किया जाता था। जो इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर के लिए की जाती थी, और इस तरह से 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत हुई। गवर्नमेंट ने फर्स्ट टू जो 5 ईयर के प्लान्स थे, उसके लिए प्राइजेस फिक्स कर दिया ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी, ये 1927 से 1932, और जो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग थी, ये 1933 से 1938 के बीच में थी। इस सेंट्रलाइज प्लानिंग के कारण यूएसएसआर का इकोनॉमिक ग्रोथ काफी फास्ट हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था, ये 100% बढ़ गया ऑयल, कोल और स्टील के केस में, और न्यू फैक्ट्री सिटीज सामने आई। लेकिन रैपिड कंस्ट्रक्शन के कारण वर्किंग कंडीशन जो है वो खराब होती गई। जैसे मैग्नेटोगॉर्स्क जो सिटी था, यहाँ पर स्टील प्लांट के कंस्ट्रक्शन को 3 इयर्स में ही अचीव कर लिया गया। लेकिन इसके लिए वर्कर्स को काफी जो हार्ड लाइफ जीना पड़ा, काफी कठिन जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले ही ईयर में लगभग 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क जो है इसको फेस किया गया। लिविंग क्वार्टर्स में भी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को भी डेवलप किया गया, अरेंजमेंट किए गए ताकि फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स इनको यूनिवर्सिटीज में
एडमिट कराया जा सके। फैक्ट्रीज में वर्किंग वुमेन के बच्चों की देखभाल के लिए इसके लिए क्रचेस खोले गए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स ये वर्कर्स के लिए बनाए गए। बेशक इसका रिजल्ट अनइवन था, कहीं पे ज्यादा था कहीं पे कम था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्स थे। लेकिन गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की लोगों को बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, उनके लिविंग को ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए। स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन। अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी का जो पीरियड है ये कलेक्टिविजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के डिजास्टर से जुड़ा हुआ है। 1927 और 1928 के बीच में जो सोवियत रशिया के जो शहर थे, यहाँ पर ग्रेन शॉर्टेज काफी फील किया गया। गवर्नमेंट ने ग्रेन शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ग्रेन के प्राइसेस को फिक्स किया, कि अनाज के दाम फिक्स किए गए ताकि उन्हें गवर्नमेंट के जो फिक्स प्राइस है उसी पर अनाज को शहरों में ले जाकर बेचा जाए। लेकिन किसानों ने गवर्नमेंट बायर्स को फिक्स प्राइसेस पर अपना अनाज बेचने से मना कर दिया। स्टेलिन जो कि लेनिन के बाद पार्टी के हेड बने, इन्होंने इस कंडीशन से निपटने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाए। उनका मानना था कि जो रिच पीजेंट्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं गांव में रहने वाले, वो स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं ताकि जब ग्रेन्स के प्राइसेस काफी हाई हो जाएं तब वो ऊंचे दामों पे अपना अनाज बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। इस कंडीशन पे काबू पाने के लिए इन्होंने जो सप्लाई था उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। 1928 में पार्टी मेंबर्स जो थे, इन्होंने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया जो था वहां गांव में गए, उन गांव का जो विजिट किया, इन्होंने ग्रेन जो कलेक्शंस थे उसको सुपरवाइज किया और जो कुलाक्स थे, जो कुलाक्स ये नाम यहाँ के रशिया के अमीर वेल टू डू पीजेंट्स को कुलाक्स कहा जाता था, तो इन्होंने कुलाक्स के ठिकानों पर छापे मारे। लेकिन इसके बाद भी ग्रेन शॉर्टेज कंटिन्यू रहा। इसके बाद डिसीजन लिया गया कि अब कलेक्टिव फार्मिंग करवाई जाएगी। इसके लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि जो ग्रेन शॉर्टेज है वो इसलिए भी है क्योंकि खेतों के साइज बहुत छोटे हैं। 1917 के बाद जो जमीनें किसानों को दी गई थी, जो खेत किसानों को दिए गए थे, उनके साइज बहुत छोटे थे और उन छोटे खेतों को मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता, उस पर जो मॉडर्न मशीन्स हैं उनकी मदद से खेती नहीं की जा सकती, और इसीलिए जरूरी है मॉडर्नाइजेशन के लिए कि जो कुलाक्स हैं इन्हें एलिमिनेट किया जाए। इसके अलावा जो किसानों की जमीनें हैं वो भी उनसे ले ली जाएं और इस तरह से स्टेट कंट्रोल लार्ज फॉर्म्स बनाए जाएं, बड़े बड़े खेत बनाए जाएं जिस पर स्टेट का गवर्नमेंट का कब्जा हो। इसके बाद जो स्टेलिन है उनका
कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। 1929 के बाद पार्टी ने सारे किसानों को फोर्स किया कि वो कलेक्टिव फॉर्म पर खेती करें, जिन्हें कोलखोज कहा जाता था। और इस तरह से ज्यादातर जमीन और जो इम्प्लीमेंट्स थे ये कलेक्टिव फॉर्म्स को ट्रांसफर कर दिए गए। जो पीजेंट्स थे वो इन लैंड पे खेती करते थे और कोलखोज के प्रॉफिट को उस एरिया में खेती करने वाले जो पीजेंट्स थे उनमें डिवाइड कर दिया जाता था। बहुत सारे जो पीजेंट्स थे वो इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, बहुत ज्यादा नाराज हुए और गुस्साए किसानों ने गवर्नमेंट को अपोज किया, अपने लाइफ स्टॉक डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए, अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। 1929 से 1931 के बीच में जो नंबर ऑफ कैटल है दे फेल बाय 1/3। जिन्होंने भी कलेक्टिविजेशन को रेजिस्ट किया था, इसका विरोध किया था, उन्हें सीवियरली पनिश किया गया, उन्हें कठोर दंड दिए गए। कई सारे किसानों को देश निकाला दे दिया गया। जिन पीजेंट्स ने कलेक्टिविजेशन को रेजिस्ट किया था, उनका मानना था या उनका कहना था कि ना ही वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, ना ही वो सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं। वो कलेक्टिव फॉर्म पे कई सारे कारणों से खेती नहीं करना चाहते। स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की परमिशन दे दी, लेकिन ऐसे कल्टीवेटर्स को अनसिंपैथेटिकली ट्रीट किया गया। कलेक्टिविजेशन के बावजूद भी प्रोडक्शन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला, प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला, बल्कि 1930 से 1933 के बीच में बैड हार्वेस्ट के कारण सोवियत हिस्ट्री का सबसे विनाशकारी अकाल जो है, सबसे डिवास्टेटिंग फेमाइन वहां पर सोवियत में, यूएसएसआर में देखा गया, जिसमें लगभग 4 मिलियन लोग मारे गए। अब पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो कि जिन्होंने स्टालिन के कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम को क्रिटिसाइज किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के प्रोसेस से भी कंफ्यूज थे। जो प्लान्ड इकोनॉमी के थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल रहा था या कलेक्टिविजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिटिसाइज किया, उसके कारण भी ये कंफ्यूज थे और इन्होंने पार्टी को, स्टालिन को क्रिटिसाइज किया। स्टालिन और उनके जो सिंपैथाइजर्स थे उन्होंने ऐसे सारे क्रिटिक्स को, अपने आलोचना करने वाले, अपनी बुराई करने वाले लोगों पर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया कि ये लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और ऐसे एक्यूजेशंस, ऐसे जो आरोप बहुत सारे लोगों पर पूरे रशिया में लगाए गए। 1939 तक लगभग 2 मिलियन लोग जो थे, इन्हें या तो जेलों में डाल दिया गया या लेबर कैंप्स में डाल दिया गया। इसमें ज्यादातर जिन्हें एक्यूज किया गया था ये उन क्राइम के लिए जिन्हें एक्यूज किया गया था वो इनोसेंट थे, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उनके लिए नहीं बोला या कोई इनके रेस्क्यू के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करके उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर ले, कन्फेस कर ले कि उन्होंने वो किया है। कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें
टॉर्चर के कारण या टॉर्चर के बाद उन्हें मार भी दिया गया। इनमें से कई सारे जो लोग थे वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे। बोल्शेविक्स ने जिस तरह से गवर्नमेंट पे कब्जा किया था, इसको यूरोप के बहुत सारी जो उस समय की सोशलिस्ट पार्टीज थी उन्होंने अप्रूव नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद जो वर्कर्स थे उनके मन में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ये उम्मीद जगी कि अब वर्कर्स की गवर्नमेंट भी बन सकती है। वो चाहे तो वो भी अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं अपने यहाँ पर रिवॉल्ट करके। और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज जो है वो बनाई गई। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये बनाई गई कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को वहां पर प्रमोट करने के लिए। बोल्शेविक्स ने कॉलोनी के लोगों को भी एनकरेज किया कि वो उनके एक्सपेरिमेंट को फॉलो करें। बहुत सारे जो नॉन रशियंस थे यूएसएसआर के बाहर, इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट इसमें पार्टिसिपेट किया और बोल्शेविक पार्टी ने कॉमिंटर्न, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया। कुछ लोगों ने यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी जो थी वर्कर्स की, इसमें एजुकेशन भी रिसीव किया और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते होते यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था। कहने का मतलब पूरी दुनिया में एक सोशलिज्म एक जाना पहचाना नाम बन चुका था और लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर चलने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद 1950s आते आते ये एक्नॉलेज किया गया, देश में भी ये बात लोग मानने लगे थे कि जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट है वो रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियल्स को नहीं कैरी कर पा रही है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। और पूरी दुनिया में जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उसमें भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो रशिया है वो यूएसएसआर बन चुका था और एक बैकवर्ड कंट्री जो है ये एक ग्रेट पावर, एक महान शक्ति बन चुका था। इसकी इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ था, गरीब लोगों की कंडीशन भी इंप्रूव हुई थी। लेकिन यूएसएसआर में यहाँ के लोगों को एसेंशियल फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, जो बेसिक फ्रीडम है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे उसको रिप्रेसिव मेजर्स के थ्रू आगे बढ़ाया गया और इस तरह से 20th सेंचुरी खत्म होते होते यूएसएसआर का जो इंटरनेशनल रेपुटेशन था एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो काफी नीचे गिर चुका था और ये माना जाने लगा था कि जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं बेशक ये लोगों के बीच में अभी भी रिस्पेक्ट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सभी देशों में सोशलिज्म के बारे में अब फिर से जो एक रीथॉट है वो डेवलप हो रहा था अलग अलग तरीके से। कहने का मतलब अब लोग सोशलिज्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखने लगे थे और इससे अब टोटली सेटिस्फाइड नहीं थे।